हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अर्लियर वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रोल्स, इन ऑब्जेक्टिव, इन सब चीज़ों को देखा है। तो वहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से क्या करना, एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड को प्रोक्योर करना, एक्वायर करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का सही जगह पे यूटिलाइज करना, और क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। और ये सब करने के बाद मतलब फंड को एक्वायर करके यूटिलाइज करने के बाद जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसका प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन करना। दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, यही तुमने पढ़ा है, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये मेन मेन मतलब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली करना यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। तो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही है तो इन्हें काम करते वक्त इसी के रिगार्डिंग तो डिसीजन भी लेने होते होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज, इनके ये जो इनका हमने मीनिंग समझा, जिस बेसिस पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कहते हैं कि यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस बेसिस पे अगर देखिए तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जो उनको करना होता है उसमें 3 ब्रॉड डिसीजंस उनको लेने पड़ते हैं। वो 3 ब्रॉड डिसीजंस कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और तीसरा हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन। देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क थे और उन्हीं 3 इंपॉर्टेंट वर्क के बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिस पे ही उनके डिसीजंस आते हैं। एक्विजिशन ऑफ फंड मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस करना मतलब डिविडेंड डिसीजन लेना। तो यही 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस उनको ओवरऑल पूरे उसमें लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि अभी तो आप छोटे लेवल पे ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप चाहे ग्रेजुएशन करें, बीकॉम करें, एमबीए करें, एमकॉम करें, आप बीबीए करें, कुछ भी आप अगर कॉमर्स फील्ड से आप आगे की एजुकेशन लेते हैं ना, इवन अगर आप पीएचडी वगैरह भी करने जाते हैं, तो ये एक ऐसा पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे कोर्स वर्क वगैरह के ड्यूरेशन में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। आपके यहाँ एक चैप्टर के रूप में इसको डिस्कस किया जा रहा है, और ये पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में आपको बाद में मिलेगा। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा ना, तो पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है, पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो इन्हीं 3 डिसीजन के बेसिस पे जो पढ़ाया जाता है, या 3 डिसीजन के बेसिस पे जो काम करने होते हैं, बस वही पढ़ा जाता है। वही 3 डिसीजन ही पूरा सब्जेक्ट फ्रेम कर देते हैं, राइट? कैसे फ्रेम करते हैं, उसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ना एक डायग्राम फॉर्म में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिससे पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि डिसीजंस कैसे सब चैप्टर्स में पॉइंट्स बनते हैं, या अलग-अलग हेडिंग्स बनते हैं, या सब्जेक्ट्स में अलग-अलग टॉपिक बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है? सो बेसिकली डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 डिसीजन मेन कहे गए। कौन कौन से 3 डिसीजन, कौन कौन से? एक हमारा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ फंड, कि फंड हम कहाँ से एक्वायर करेंगे। क्लियर है? दूसरा हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो फंड हमने एक्वायर किया है उसको यूज़ कहाँ करें, यूटिलाइज कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें, दैट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और थर्ड, डिविडेंड डिसीजन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, कि जब हमने फंड को एक्वायर किया, उसको यूज़ किया, उसको एक्टिविटीज़ में अच्छे से लगाया, तो उसके बाद जो सरप्लस रेज हुआ, जो प्रॉफिट रेज हुआ, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। अब पहले एक एक करके समझते हैं, जैसे हम बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन की। ठीक है। सो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या हो गया? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपको फंड कहाँ से रेज करना है, जो बात है ना एक्वायर करना, तो हम फंड कहाँ से एक्वायर करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस, पैसा रेज कहाँ से करना है। ठीक है। अब हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस रन कराना है, या बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मॉडर्नाइज करना है, कुछ भी करना है, तो हमें पैसे तो चाहिए हैं। और पैसे चाहिए तो पैसे कहाँ से करें, अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं उनको समझना, और उन सारे रिसोर्सेज में जो बेस्ट रिसोर्स हो या जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो उसको सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में।
कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा ना, तो ढांचा जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग किस किस चीज़ से मिलके बनेगी, वो पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है ना। उसी तरह कैपिटल स्ट्रक्चर, तो किसी भी कंपनी को रन कराने के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैपिटल का स्ट्रक्चर मतलब वो कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगी, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि डेब्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या रहेगा। मतलब हम अपने कैपिटल में जो स्ट्रक्चर उसका तैयार कर रहे हैं, जो कैपिटल रेडी कर रहे हैं, इस कैपिटल में हम कितना डेब्ट रखें, डेब्ट का फंड रखें, जैसे डिवेंचर से, लोन से, मतलब बोरोड फंड हम कहाँ से कितना रखें, और कितना पोर्शन हम इक्विटी का रखें, है ना, ओन्ड फंड का कितना पोर्शन रखें। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को, इन दोनों को सही प्रोपोर्शन को फिट करने को ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हम फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जब हम एक्विजिशन ऑफ फंड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर करना पड़ता है, मतलब डेब्ट इक्विटी का सही प्रोपोर्शन फिट करना पड़ता है। और ये करने की में हमें हेल्प कौन करता है? दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? कि हमने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया कि भाई मुझे डेब्ट से इतना, इक्विटी से इतना चाहिए, ओके। तो हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं किस बेसिस पे? कॉस्ट के बेसिस पे। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो जो ऑप्शंस हैं, मतलब हम डिवेंचर से कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म लोन से कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर से कर सकते हैं, हम इक्विटी से कर सकते हैं, हम जिन भी तरीक़ों से कैपिटल रेज़ करना चाहते हैं, ठीक? हमें क्या करना चाहिए? उन सारे तरीकों, उन सारे सोर्सेज़ की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। कॉस्ट मतलब क्या होता है? खर्चा। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो कहते हैं कि इतना खर्चा लग गया है ना, खर्चा मतलब जो आपको पे करना पड़े। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है उस कैपिटल को पाने के लिए आपको क्या खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक? अगर आप डेब्ट की बात करें, मतलब अगर हम बोरोड फंड में जाएँ, तो अगर हमने लोन की बात करी, तो लोन के केस में क्या हो गया? खर्चा क्या हो गया? लोन का अमाउंट पाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो लोन की कॉस्ट क्या बनी? इंटरेस्ट बनी। इसी तरह डिवेंचर अगर आप इश्यू करते हैं, तो डिवेंचर का पैसा पाने के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट बन गई, ठीक? इसी तरीके से अगर आप प्रेफ़रेंस शेयर इश्यू करते हैं, तो प्रेफ़रेंस शेयर के पैसे को पाने के लिए आपको उनको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। तो कंपनी के लिए, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो उसके लिए उनकी कॉस्ट क्या बन गई? प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या बनी? डिविडेंड बनी। इसी तरह इक्विटी शेयर्स के लिए क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड उसकी कॉस्ट बन गई। क्लियर है? और रिटेन्ड अर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, जो कि थोड़ा-सा समझने वाली बात होगी, जो इस लेवल से ऊपर है, बाद में देखेंगे उसको। सो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है? यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितनी है, केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी है, केआर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या कितनी है। और हमें क्या करना था? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया? इक्विटी से किया, डेब्ट से किया, हमने 25% इक्विटी का रखा, 25% डेब्ट का रखा, 25% हमने मतलब डेब्ट में मान लीजिए कि हमने लोन का रखा, फिर डिवेंचर का रखा, इसी तरह प्रेफरेंस का 25% रखा, इसे 25-25% अगर हमने रखा, तो हमको क्या करना होगा? इन सब की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। ओवरऑल कॉस्ट कितनी बढ़ जा रही है टोटल। तो जिस कॉम्बिनेशन में 75% रखें, किसी का शेयर किसी का 25 रखें, या किसी का 60 रखें, किसी का 40 रखें, तो जिस प्रोपोर्शन में हमारी कॉस्टिंग कम पड़ेगी, वही प्रोपोर्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए। वही कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी कंपनी का होना चाहिए। उसी रिसोर्सेज से हमें अपना कैपिटल एक्वायर करना चाहिए। तो जब भी हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, तो हम लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन, और उस कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं? डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस रिसोर्स से कहाँ से फंड को रेज़ करना है। याद रखिएगा, जो मिनिमम कॉस्ट होगी, अब आपको भी खर्चा जहाँ सबसे कम पड़ेगा वही तो लेना पसंद करेंगे। तो जो मिनिमम कॉस्ट बताती है हमें, ओवरऑल कॉस्टिंग जिस प्रोपोर्शन की, जिस सेटअप की कम जाएगी, वही सेलेक्ट होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। और अब जब आप आगे बढ़ेंगे, MBA वगैरह करेंगे या BBA करेंगे या BCom वगैरह में भी देखेंगे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो पेपर है ना, उसमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अलग से एक चैप्टर होगा जो पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग से एक चैप्टर होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? वहाँ पे ये सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, उनकी थ्योरीज देखनी पड़ती हैं। सो ये चीज़ें वहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब हम सेकेंड आते हैं, दैट इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक?
अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब फंड को कहाँ यूज़ करें, है ना। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को, जो पैसा हमने रेज किया, जो कैपिटल स्ट्रक्चर से हमने पूरा कैपिटल तैयार किया, अब इसका इसका इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन रिसोर्सेज को यूज़ कहाँ करें। तो अब हमें इन्वेस्ट वहाँ करना होगा जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। हमें मतलब हमारी कंपनी के लिए, हमारे ओनर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करे, इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न दे, हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। उस फंड का यूज़ हमें ऐसी रिसोर्स में करना पड़ेगा, ऐसी जगह करना पड़ेगा। तो दो तरीके की चीज़ें लेनी पड़ती हैं यहाँ पे। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है और एक हमें लेना पड़ता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लेते हैं कैपिटल बजटिंग का डिसीजन। कैपिटल बजटिंग के डिसीजन की मतलब समझिएगा, देखिए अब पैसा आपके पास आ गया है, अब पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट, अब कंपनी आप बिजनेस कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने का क्या होता है, एफडी आरडी थोड़ी ना लेके बैठेंगे। इसका मतलब हो गया कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाइए जो 15 साल के लिए लगेगा, 20 साल का है प्रोजेक्ट, तो अपने पैसे को ऐसी जगह लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे फिर रिटर्न भी आएगा उतने टाइम पीरियड के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हमें किस तरह का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, बेस्ट प्रोजेक्ट मेरे लिए कौन सा है लॉन्ग टर्म में भी। भाई लॉन्ग टर्म करना ठीक है, 15 साल 20 साल, तो मेरे पास ABCD कई प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, तो बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा चूज़ करें, उसमें हमें हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग मतलब बजट, बजट बनाते हैं, बजटिंग, है ना। तो बजट आप बनाते हैं, अभी जैसे बजट आया था, बजट में क्या होता है, एलोकेशन होता है ना, कि इतना फंड इसको एलोकेट कर देते हैं, इतना फंड इसको एलोकेट करते हैं। तो आप कैपिटल का बजट बना रहे हैं कि आपके कैपिटल को कहाँ कैसे, किस प्रोजेक्ट में कितना लगाना है। तो प्रोजेक्ट में कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमें हेल्प कौन करता है, कैपिटल बजटिंग के अंदर कई मेथड्स हैं, वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए। राइट, तो वो हमें क्या करते हैं, सारे प्रोजेक्ट हैं, सारे प्रोजेक्ट से एक मेथड की बात मैं करूँ, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उसमें कई मेथड्स हैं, तो मैं सिर्फ एक मेथड की बात करूँ तो NPV। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमें क्या कहता है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट्स की NPV कैलकुलेट कर लीजिए प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, कि फ्यूचर में जो 15 साल तक जो पैसा आएगा, उस 15 साल के रिटर्न को आज की वैल्यू पे लेके आइए कि 15 साल जो पैसे मिलेंगे, अगर वो पैसे आज मिलते तो उसकी कितनी वैल्यू होती। ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से होता है ना कि आज 1 रुपये की वैल्यू, आज जो 1 रुपया है कल वही 10 रुपये के बराबर होगा, तो इसीलिए आप 10 रुपये को पहले आज के रेट पे लेके आइए। तो प्रेजेंट वैल्यू आप निकालिए उसकी, जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसे से रिटर्न मिलने वाला है, और आज जो पैसा आप लगाने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करिए, डिडक्ट करिए एक दूसरे से। और अगर प्रॉफिट आता है, मतलब आपको जो 15 साल 20 साल में रिटर्न आने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है किससे, जो आप आज पैसा लगा रहे हैं उससे, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव NPV आया। और अगर पॉजिटिव NPV आया तो भाई प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर 4 प्रोजेक्ट है, चारों प्रोजेक्ट में पॉजिटिव NPV आ रहा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए। और अगर किसी में नेगेटिव NPV आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, किसी में पॉजिटिव आ रहा है, तो जिसमें पॉजिटिव आ रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, या हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, ये सिलेक्शन में हमें हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक, अब दूसरा हमारे सामने आता है शॉर्ट टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ करने का क्या मतलब हुआ कि आप उस पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में रखने का मतलब वो कैश में कन्वर्टेबल जल्दी हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेने का क्या मतलब हो गया कि आपके बिजनेस में डे टू डे बिजनेस चलेगा, तो डे टू डे वर्किंग को रन कराने के लिए, बिजनेस को रन कराने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। भाई रॉ मटेरियल कहीं खरीदना है, कहीं किसी सप्लायर को पैसा देना है ना, कहीं डेटर से पैसा आना है। ठीक, या फिर हम ये कहते हैं कि आपको मतलब इसी तरह से आपको बहुत इसकी सैलरी प्रोवाइड करनी है, मान लीजिए एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे काम रहेंगे जो आप, अगर काम रुक जाए, मतलब अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने रॉ मटेरियल नहीं मंगाया, तो आपके पास स्टॉक नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो अगर आपने सैलरी नहीं दी एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं करेंगे, वेजेस नहीं दिया तो लेबर काम नहीं करेंगे। मीन्स व्हाट, कि ये वो पैसा है जो आपको रखे रहना पड़ता है कि जिससे आपका डेली बिजनेस स्मूथली रन करता रहे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो वर्क कर रही है, मतलब जिसकी वजह से डेली वर्किंग पॉसिबल है, तो उस कैपिटल को कितना रखना चाहिए,
है ना? इन्वेंट्री के फॉर्म में कितना रखना चाहिए, आपका रॉ मटेरियल के फॉर्म में कितना रखना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में कितना रखना चाहिए, फिनिश गुड्स के रूप में मतलब इन्वेंट्री के रूप में कितना रखना चाहिए, डेटर्स के फॉर्म में कितना है, कितनी जल्दी आपका पैसा रिकवर हो जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल आपका क्या है, ये सब कुछ हमें पता चलता है वर्किंग कैपिटल के डिसीजंस में। ठीक है, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल का हम अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम डिसाइड कर पाते हैं कि भाई ठीक है, इतना मुझे इस फॉर्म में रखना है पैसा, इस फॉर्म में इतना हमें लॉन्ग टर्म में डालना है। ठीक, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर इसमें से कोई भी डिसीजन सही तरीके से फाइनेंशियल मैनेजर ने नहीं लिया तो फिर बिजनेस का जो फ्यूचर है वो अच्छी साइड में मूव ऑन नहीं करेगा। एंड द लास्ट वन वो डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या हो गया, ये मतलब सिंपली ये हो गया कि आपको जो सरप्लस बचा, मतलब आपने सब काम किया, इन्वेस्टमेंट किया, है ना, पैसे एक्वायर किए, इन्वेस्ट किया, अब इन सब काम से आपको प्रॉफिट आएगा ना, रिटर्न आएगा। तो जो प्रॉफिट आया, जो सरप्लस आया, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि आपके पास दो ही तरीका है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्या भाई, देखिए जितने भी डेप्ट वाले पोर्शन है वो तो आपकी लाइबिलिटी बनते पहले ही आप उसको दे देंगे। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब तो अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद, सारे खर्चों को देने के बाद जो आपका बचा, जो ओनर्स का बचा, वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब कि आपने डेब्ट वगैरह का अगर जो आपने फंड में इकट्ठा किया था तो उसका जो इंटरेस्ट है, ये सब कुछ आप दे चुके हैं ऑलरेडी। अब आपका प्योर प्रॉफिट बचा है ना। तो अब इस प्रॉफिट को क्या करें, तो इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको लेना पड़ता है डिविडेंड डिसीजन। अब इसका मतलब हो गया कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना पैसा हम रिटेन करके रख रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब अपने पास वापस रख ले। तो मुझे मान लीजिए मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो अब 100 करोड़ के प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट मुझे एज अ रिटेन करके अपने पास रखे रहना है। ठीक है, अपने पास रिटेन करके रखे रहना है कि कल को जब फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो हम ये पैसा उसमें लगा देंगे। ठीक, मेरा खुद का पैसा होगा। जैसे अभी आप कुछ नया शुरू करने जाइए तो आप कहते हैं ना कि इतना तो मेरे पास पैसा है, इतने पैसे की और ज़रूरत है, तो इतना तो मेरे पास है, वो क्या है, वो रिटेन्ड अर्निंग है। इज इट क्लियर? तो बिजनेस में अब आप कहाँ से पाएंगे अपना पैसा, तो जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट के कुछ पोर्शन को आप रिटेन करके रखते हैं, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग, और कुछ पोर्शन को आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। भाई जो ओनर है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनको तो प्रॉफिट का पोर्शन मिलेगा ना। भाई प्रॉफिट हो रही है कंपनी को तो वही तो उनकी अर्निंग है, तो उस अर्निंग के लिए उनको क्या मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है। जो मार्केट वैल्यू है वो तो तब होगी ना, जो कहते हैं ना वेल्थ कैपिटलाइजेशन की बात जो कही जाती है, तो वो तो तब है कि जब वो उन शेयर्स को सेल करेंगे तब मिलेगा, लेकिन हमेशा उनको कुछ मिलते रहना चाहिए ना। तो प्रॉफिट का पोर्शन जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट का पोर्शन जो शेयर होल्डर को दिया जाता है दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड, तो अब हमारे पास डिसीजन ये लेना होता है कि अपने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कितना रिटेन कर दे। पूरा डिविडेंड दे दे कि थोड़ा डिविडेंड बांटे, या कुछ रिटेन रख दे, या पूरा का पूरा रिटेन रख दे। भी डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की फ्यूचर प्लान कैसे हैं। ठीक है, आगे का गोल कैसा है, वो क्या आगे प्लान कर रही है, उसके बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब यहाँ पे भी जब आप आगे पढ़ेंगे, मतलब बड़े लेवल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि ये डिसीजन लेने के लिए आपको कुछ मॉडल्स मिलते हैं, कुछ थ्योरीज दी गई हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रिटेन ज़्यादा करना चाहिए, डिविडेंड ज़्यादा करना चाहिए, दोनों करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो उसमें फिर वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मोडी गिलानी मिलर थ्योरी करके है। तो ये सारे वो मॉडल है जिसमें मतलब रिलेवेंट थ्योरी, इररिलेवेंट थ्योरी, तो वॉल्टर और गॉर्डन रिलेवेंट थ्योरी में आ जाते हैं, और तीसरा जो मिलर थ्योरी है वो इररिलेवेंट थ्योरी आती है। तो इस तरह से अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, आपको जो समझ में आता है, जिस पे आपके हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होता है, आप उन थ्योरीज को मान सकते हो। तो ये सब वो सजेस्टिंग थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि करना क्या चाहिए। ठीक है, किस अगर आप ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में क्या पड़ेगा। तो ये वो पूरा डिसीजन है। आप जब बड़े होंगे तो आपको ये सारे एज अ चैप्टर आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बस इन्हीं डिसीजंस पर टिका हुआ है। ठीक, तो अभी आपके कोर्स में कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया, थोड़े में पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, एक सिंपली सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है उसका आइडिया लगेगा। कैपिटल बजटिंग पे थोड़ा सा आपको काम करना है, वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा सा है, बस यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। पर ये सारे मैं आपको बता दूँ सारे न्यूमेरिकल हैं, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकली कैलकुलेट होती हैं। इवन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने मॉडल हैं वो भी न्यूमेरिकली कैलकुलेट होते हैं। सो आई होप आपको डिसीजन क्लियर हुआ होगा कि ये है क्या चीज़। ठीक है, और क्यों पढ़ रहे हैं आप। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।